नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद। अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंधन है। एक बार पुनः हम सभी लोग आर्थिक भूगोल के एक महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों का संग्रह का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिसमें से आज हम लोग 77वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हम लोग 76 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 76 क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। एक बार अब यह देख लें वीडियो की क्वालिटी और आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई और दिखाई दे रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दें, जिससे कि वीडियो आप तक सकुशल संपन्न तरीके से पहुँचे। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 और शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। और उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र, यूक्रेन, पश्चिमी यूरोप, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों तथा भारत के पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की कृषि होती है? क्या वाणिज्य अन्य कृषि होती है? क्या वाणिज्य रोपण कृषि होती है? क्या वाणिज्य विस्तृत कृषि होती है? या जीविकोपार्जन कृषि होती है? आप सभी परीक्षार्थी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इस ऑप्शन में से ही उत्तर आपको चूज करना है और जो करेक्ट आंसर हो उसे ही चूज करना है। तो आप सभी लोगों ने प्रश्न पढ़ा, ऑप्शन भी देख लिया। अब आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। यदि आपको उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र, यूक्रेन का क्षेत्र और पश्चिमी यूरोप, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के भाग नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप देख के समझ सकते हैं। यह जो क्षेत्र है यह अनाज उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। तो इस आधार पर जब ये क्षेत्र हो सकते हैं, बाकी के जो शेष क्षेत्र हैं वह सभी क्या होंगे? वाणिज्य अन्य कृषि उत्पादित वाले क्षेत्र होंगे, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 78 को हम लोग पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि निम्न में से किन क्षेत्रों में मिलती है? रोपण कृषि निम्न में से किन क्षेत्रों में मिलती है? लैटिन अमेरिका में मिलती है, अफ्रीका में मिलता है, दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में मिलता है, उपरोक्त सभी में मिलता है। तो आइए इस क्वेश्चन देखिए। उष्णकटिबंधीय रोपण, उष्णकटिबंधीय रोपण लैटिन अमेरिका में मिलता है, अफ्रीका में मिलता है, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये तीनों क्षेत्रों में मिलता है, अर्थात उपरोक्त डी सभी में मिलता है। ठीक है ना? उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये सभी क्षेत्रों में रोपण कृषि पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 79। इस 79 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है भाई। आइए सभी लोग ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस व्यवसाय के कारण उसके आसपास परिवहन की सुविधाओं तथा बस्तियों के क्षेत्र का विकास होता है? मतलब किसके कारण परिवहन की सुविधा और बस्ती का विकास होता है? खनन के पास, या कृषि के पास, या मत्स्य के पास, या लकड़ी काटने के पास? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसके कारण आसपास के में परिवहन की व्यवस्था हो जाती है और बस्ती का भी निर्माण हो जाता है? तो जी हाँ, वो ऑप्शन है ए, खनन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 और ये क्वेश्चन नंबर 80 की ओर हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? रोपण कृषि के बागान प्रायः बड़े आकार के होते हैं और कम जनसंख्या वाले इलाकों में पनपते हैं। तो सामान्यतः इनका आकार कैसा होता है? 3 से 30 हेक्टेयर होता है, 4 से 40 हेक्टेयर होता है, 5 से 50 हेक्टेयर होता है, या 6 से 60 हेक्टेयर होता है। ध्यान दीजिएगा, कम जनसंख्या की बात कर रहा है, इलाका कह रहा है जहाँ रोपण कृषि होती है। तो यह जो इलाका आकार होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है ना, वह 4 से 40 हेक्टेयर होता है। 4 से 40 हेक्टेयर, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 81। निम्न में से कौन वाणिज्य कृषि का रूप नहीं है?
वाणिज्य कृषि का रूप नहीं है, मतलब व्यापारिक कृषि का रूप नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या मध्य अक्षांशों में वाणिज्य अन्य कृषि, क्या मध्य अक्षांशों में रोपड़ कृषि, क्या उष्णकटिबंध में रोपड़ कृषि, क्या उपरोक्त सभी। देखिए वाणिज्य कृषि का स्वरूप नहीं है, कहाँ नहीं है भाई, वाणिज्य कृषि का स्वरूप कहाँ नहीं है, तो मध्य अक्षांश में, ठीक है ना, कहाँ नहीं है, मध्य अक्षांश में। करेक्ट आंसर बी, अर्थात मध्य अक्षांश में रोपड़ कृषि नहीं होता है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 82। इस 82 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार के मिलने के कारण लोगों का प्रवास कैलिफोर्निया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ओर हुआ है। ध्यान दीजिएगा, प्रवास के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रवास का ही भाई माइग्रेशन आप पढ़े हैं, और प्रवास से भी क्वेश्चन ढेर सारे आएंगे। तो कैलिफोर्निया मतलब यूएसए का कैलिफोर्निया, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया में लोग क्यों गए हैं, क्या वहाँ तांबा के लिए गए हैं, चांदी के लिए गए हैं, सोना के लिए गए हैं, लोहा के लिए गए हैं। तो जी हाँ, जो कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लोग प्रवास हुए हैं वो सोना के लिए हुए हैं। क्यों हुए हैं भाई, क्योंकि सोना की खान कालगोडी नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया में कालगोडी और कुलगाड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख खनिज खाने हैं। इसके लिए लोग कैलिफोर्निया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास किए हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 83, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। निम्न में से कौन सी फसल रोपड़ कृषि के अंतर्गत नहीं आती, क्या गन्ना है, या कॉफ़ी है, चाय है, रबड़ है। ध्यान दीजिएगा, रोपड़ कृषि के अंतर्गत, रोपड़ कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, काफ़ी रोपी जाती है, ठीक है ना। रोपड़ कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो गन्ना नहीं आता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 84, और इस क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, उत्पादन में फसल विशिष्टीकरण निम्न में से किस कृषि की मुख्य विशेषता है। उत्पादन में फसल विशिष्टीकरण मतलब क्रॉप स्पेशलाइजेशन, जो क्रॉप स्पेशलाइजेशन है वह मुख्य विशेषता क्या है, विस्तृत है, गहन है, वाणिज्य है, स्थानबद्ध कृषि है। तो जो उत्पादन में फसल विशिष्टीकरण का मुख्य उद्देश्य है या विस्तृत है वह है वाणिज्य। क्या है भाई, करेक्ट ऑप्शन सी वाणिज्य है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85, और ये कह रहा है, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान में निम्न में से कौन से कृषि प्रदेश पाए जाते हैं। कहाँ पर भाई, मध्य अक्षांश में। क्या वाणिज्य अन्य उत्पादक कृषि प्रदेश हैं, या वाणिज्य रोपड़ कृषि प्रदेश हैं, या विस्तृत कृषि प्रदेश हैं, या गहन कृषि प्रदेश हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, मध्य अक्षांशीय घासों के मैदानों में निम्न में से किस में से कृषि प्रदेश पाए जाते हैं। तो कहाँ कृषि प्रदेश पाए जाते हैं, किसमें प्रदेश पाए जाते हैं, जहाँ वाणिज्य अन्य उत्पादन कृषि होता है वहीं पर क्या पाए जाते हैं, कृषि उत्पादक पाए जाते हैं, कृषि प्रदेश पाए जाते हैं। इस ह्वेटेल्सी ने 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। तो आइए कभी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा का स्रोत है, निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा का स्रोत है। क्रोमियम है, टंगस्टन है, बालविडनम है, या थोरियम है। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा थोरियम का उपयोग किया जाता है, अर्थात करेक्ट आंसर क्या होगा, थोरियम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 87, और इस 87 क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। पवन ऊर्जा का प्रथम, ध्यान दीजिएगा, पवन ऊर्जा का प्रथम सफल प्रयोग किस देश में किया गया।
पवन ऊर्जा का प्रथम सफल प्रयोग किस देश में किया गया? कैलिफोर्निया में किया गया, नॉर्वे में किया गया, फिनलैंड में किया गया या नीदरलैंड में किया गया? तो जो पवन ऊर्जा है उसका सफल प्रयोग नीदरलैंड में किया गया। करेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। और इस क्वेश्चन नंबर 88 में हम लोग ध्यान देते हैं, निम्न में से कौन आकार के आधार पर उद्योग का प्रकार नहीं है? उद्योग का प्रकार नहीं है। क्या कुटीर उद्योग, क्या लघु उद्योग, क्या मध्यम उद्योग, क्या बड़े पैमाने के उद्योग? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन आकार के आधार पर उद्योग नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? इसमें जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री लिखा गया है वो नहीं है, अर्थात कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री होते हैं, इसमें से मध्यम उद्योग का जो इंडस्ट्री है वो नहीं होता। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे की हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किसका, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किसका उत्पादन और वितरण कम खर्चीला होता है और संचय के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है? क्या कोयला है, क्या पेट्रोलियम है, क्या प्राकृतिक गैस है या जल विद्युत है? ध्यान दीजिएगा, किसका उत्पादन, समझ लीजिएगा पुनः, किसका उत्पादन वितरण कम खर्चीला होता है तथा संचय के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है? वह है प्राकृतिक गैस। कौन सा है भाई? प्राकृतिक गैस। सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे कि हम लोग और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 में ध्यान दीजिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान दीजिएगा और बहुत ही बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सम्मिलित करने के लिए दिया है सूची 1 और सूची 2। आगे दिया है ऊर्जा का आधारभूत अक्षम स्रोत है, आगे दिया है जल शक्ति। ऊर्जा का परंपरागत नवीनीकरण स्रोत है, दिया है आगे ज्वारीय ऊर्जा। ऊर्जा का अपरंपरागत नवीनीकरणीय स्रोत है, यह है सौर ऊर्जा। ऊर्जा का परंपरागत अनवीकरण स्रोत है, आगे दिया है प्राकृतिक गैस। यह यूजीसी नेट में टीजीटी पीजीटी में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑप्शन आप देख रहे हैं, आगे विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार हम लोग इसको पूरा देख लेते हैं। ये देखिए इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, ये ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। तो चलिए भाई ध्यान देते हैं और इसमें से मिलाना है हमें, ठीक है ना, मैचिंग कराना है। और मैचिंग कराने के लिए हमें ध्यान देना होगा किस प्रकार से मैचिंग किया जाएगा, ठीक है। आइए हम सभी लोग मैचिंग करते हैं और इसका जो आधारभूत है एक दोनों से सम्मिलित करते हैं। आइए इसको हम लोग मिलाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अ में दिया हुआ है ऊर्जा का आधारभूत अक्षम स्रोत। अक्षम मतलब जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। कौन सा ऐसा चीज़ जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है, वह है सौर ऊर्जा, ठीक है ना। आगे दिया है ऊर्जा का परंपरागत नवीकरणीय स्रोत। जो ऊर्जा का परंपरागत है नवीकरणीय स्रोत, जिसे हम लोग नए तरीके से उसको बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, वह कौन सा है भाई? बी का। तो हम जिस चीज़ में परिवर्तन कर सकते हैं उस चीज़ में हम जल शक्ति का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे नवीकरण, एक बार प्लांट बैठाए फिर उसके नीचे दूसरा प्लांट हम लोग लगा सकते हैं, इस प्रकार का नवीकरणीय परंपरागत है, ठीक है ना। सी में दिया है ऊर्जा का अपरंपरागत नवीकरण के स्रोत। नवीकरण अपरंपरागत मतलब जिस चीज़ को हम अपरंपरागत, जिसका परंपरागत नहीं है, उसका नवीकरण क्या हो सकता है? वो होता है ज्वारीय ऊर्जा होता है। और ऊर्जा का परंपरागत अनवीकरण स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक गैस होता है। तो ये जो दिया हुआ है जल शक्ति ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, इन सभी को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए और इसका मैचिंग कराइए। तो ध्यान दीजिएगा, ए का क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, ए का होता है 3, ए का हो गया 3, ठीक है। बी का क्या हो गया? बी का हो गया 1, ध्यान दीजिएगा। और सी का क्या हो गया? 2, और डी का क्या हो गया? 4। अर्थात 3 1 2 4।
आइए ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं 3, 1, 2, 4। तो ध्यान दीजिएगा 3 एक करेक्ट आंसर है, 3, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आइए हम लोग करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा अब क्वेश्चन हम लोग पहुँचते हैं 91। इस 91 क्वेश्चन को देखते हैं। औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत, ध्यान दीजिए, औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत के संस्थापित मॉडल का, जिसमें न्यूनतम मूल्य उपागम पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत, ठीक है ना, किसने दिया है भाई, क्या वेबर ने दिया है, स्मिथ ने दिया है, आइजॉर्ड ने दिया है, फैटर ने दिया है। तो जो औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत है वेबर महोदय ने दिया है, ठीक है ना। किसने दिया है भाई, वेबर महोदय। इसलिए करेक्ट आंसर ए, और ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है 92, और पहुंचते हैं हम लोग 92 की ओर। और ध्यान दीजिएगा ये क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टिक सेलों द्वारा सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। निम्न में से कौन सा देश इस सेलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्या फ्रांस है, इटली है, या जर्मनी है। सौर ऊर्जा को ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक सेलों द्वारा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। कौन बदलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान देंगे, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस के उत्पादन तथा उपयोग में अग्रणी है। क्या है भाई, ज्वारी ऊर्जा, जल विद्युत सौर ऊर्जा, भूतापीय। तो जो जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, वो लोग जल विद्युत ऊर्जा में सबसे अग्रणी है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे हम लोग देखते हैं 94, और ये देखते हैं भाई क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा ज्वालामुखी प्रक्रिया जैसे गर्म चश्मे आदि से प्राप्त होती है। वो क्या है, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो जो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा गर्म चश्मे से प्राप्त होती है, गर्म चश्मे आदि से प्राप्त होती है, वो होता है भूतापी ऊर्जा, अर्थात करेक्ट आंसर ए होगा, और भूतापी ऊर्जा। आइए आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइए हम सब लोग अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं, और अगला क्वेश्चन है 95। औद्योगिक अवस्थित के मॉडल के लिए वेबर ने उपयोग किया था। वेबर महोदय ने औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत के मॉडल में क्या उपयोग किया था, क्या आइसोगोन, क्या आइसोफिन का, क्या आइसोडोपेन का, या आइसोटैक का। तो जो औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत के जो मॉडल है, वेबर महोदय ने उसको आइसोडोफेन का उपयोग किया था, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर डी, आइसोडोफेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 96। निम्न में से कौन अपरंपरागत ऊर्जा का साधन है। निम्न में से कौन अपरंपरागत ऊर्जा का साधन है। क्या सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ए और बी। अपरंपरागत, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अपरंपरागत क्या है भाई, ए और बी। ए का मतलब सौर ऊर्जा, बी का मतलब पवन ऊर्जा। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, ए और बी। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 97। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, कनाडा, स्वीडन और न्यूजीलैंड में किसका विकास अधिक हुआ है। जल ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, भूतापी ऊर्जा का, ज्वारी ऊर्जा का। तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, कनाडा, स्वीडन,
न्यूजीलैंड में जल ऊर्जा का विकास ज़्यादा हुआ है? तो करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किसका विश्लेषण सर्वांगसम क्षेत्र, किसका विश्लेषण सर्वांगसम क्षेत्र आइसोट्रोपिक यूनिफॉर्म एरिया के स्थान पर दिए गए बाजार क्षेत्र में वस्तु निर्माण उद्योग के लिए अनिवार्य तत्वों के केंद्रीकृत स्थलों की मान्यता के अंतर्गत हुआ है? क्या लास के, क्या चैम्बरलिन के, क्या ग्रीनहार्ट के, क्या आइजॉर्ड के? ध्यान दीजिएगा, कौन सा विश्लेषण सर्वांगसम क्षेत्र, लास होंगे या चैम्बरलिन या ग्रीनहार्ट या आइजॉर्ड? तो ये क्या होना है भाई? आइजॉर्ड हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 99। हम लोगों ने 99 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण असमाप्त ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होता है? क्या वह कोयला है, क्या वह पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है? जो कभी समाप्त ऊर्जा नहीं होती है वो कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी हम सभी लोग दोस्तों 100 क्वेश्चन पूरा करने जा रहे हैं और 100 क्वेश्चन पर आपको इस वीडियो को लाइक और एक साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा ही ये भाई का प्रयास आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना? तो आप भी इसको अंगूठे का दान दीजिए, जिससे मेरा हौसला और बढ़ता रहे और मैं आपको और वीडियो उपलब्ध कराता रहूं, जिससे आपकी तैयारी भी होती रहे। ठीक है, तो हम लोग 100वें क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं और 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व में थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? थोरियोनाइट है, अल्पनाइट है, मोनाजाइट है, उपरोक्त कोई नहीं। तो विश्व में थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मोनोजाइट है। क्या भाई? मोनोजाइट है। करेक्ट आंसर सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 101 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कर रहा है? निम्न में से किस ऊर्जा के लिए उच्च कोटि की महंगी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है जो कभी विकासशील देशों में उपलब्ध नहीं है? ठीक है ना? चलिए भाई, निम्न में से किस ऊर्जा के लिए उच्च कोटि की महंगी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं होती है जो भी विकासशील देशों में उपलब्ध व्यवस्था नहीं है? क्या सौर ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है या ज्वारी ऊर्जा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पवन ऊर्जा। ठीक है, आगे के लोग हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 102 की ओर हम लोग आ गए हैं और 102 क्या कह रहा है? उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? अल्फ्रेड वेबर ने किया था, फेटनर ने किया था, होलेंटिंग ने किया था, चैम्बरलिन ने किया था। तो उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत सबसे पहले वेगनर, उसके बाद लास महोदय ने किया था। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं। सबसे पहले जब वेगनर किए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में कितने, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने लाख बायोगैस संयंत्र काम कर रहे हैं? 6 लाख, 6.1 लाख, 6.3 लाख, 6.5 लाख? तो ये कितने हैं भाई? 6.5 लाख इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है 104। ये क्वेश्चन है 104। बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत का सूत्रपात 1924 में हुआ तो किसने किया? क्या फेटनर ने किया, लॉस ने किया था या होलेंटिंग ने किया था या चैम्बरलिन ने किया था? तो बाजार स्पर्धा का सिद्धांत सूत्रपात 1924 ईस्वी में फेटनर महोदय ने किया था, अर्थात करेक्ट आंसर ई होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर का। निम्न में से किस देशों में सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत बन सकता है? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या ध्रुवीय में या उपरोक्त सभी?
तो देखिए उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर सौर ऊर्जा सबसे तीव्र गति से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन निर्माण उद्योग के वर्गीकरण का आधार है। निर्माण उद्योग के वर्गीकरण का आधार है, क्या वो उद्योगों का आकार है, उत्पादों का स्वरूप है, या उद्योगों का स्वामित्व प्रबंधन है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं, ठीक है ना। उद्योग निर्माण के लिए एक सभी है, अर्थात उद्योग का आकार, उत्पादकों का स्वरूप, उद्योगों का स्वामित्व, ये उपरोक्त सभी हैं। आइए हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आज सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा 107। 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में आधुनिक औद्योगिकरण का प्रस्थान हुआ। क्या सूती कपड़ों के उद्योग से प्रारंभ होता है, या लोहा इस्पात के उद्योग से प्रारंभ हुआ, या इंजीनियरिंग उद्योग से प्रारंभ हुआ, या रासायनिक उद्योग से प्रारंभ हुआ। तो बिहार दे 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड में आधुनिक औद्योगिकरण का प्रस्थान होता है वह होता है सूती कपड़ों के उद्योग से प्रारंभ होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 51 91 26 21 पर यह व्हाट्सएप नंबर है, आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी समस्या है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम अमरेश एकेडमी आप ज्वाइन करके टेलीग्राम पे जुड़िए और इसको पीडीएफ प्राप्त कीजिए। आज का सेशन यहीं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।